ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले वीडियो में हमने पेपर 1 की बात करी और इस बार हम पेपर 2 की बात करेंगे, क्योंकि पेपर 2 की बात करना मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा जो इस बार का जो पैटर्न है और जो लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं मेरे को लगता है कि पेपर 1 में आप पहले एक टाइम पे हुआ करता था कि मतलब जस्ट वी हैव टू गेट पासिंग मार्क्स, बट अब ऐसा पासिंग मार्क्स लाने में ही थोड़ा सा जो लगता है कि स्पेशल डेडिकेट स्टडी हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी पेपर 2 की। इफ़ यू आर मतलब प्लानिंग की अगर हम यूपीएससी करें या अच्छे से दें, तो पेपर 2 के बिना तैयारी करें, जो पहले एक नोशन हुआ करता था, तो वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहेगा। तो आइए चलिए हम यहाँ पे एक रिव्यू लेते हैं, छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं पेपर 2 का भी। तो स्टार्ट करते हैं शुभम से। शुभम, पेपर 2 के बारे में कुछ बताइए। पेपर 2 के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो इस बार का पेपर था वो बहुत टफ था। खास करके अगर मैं सेक्शन वाइज कहूँ तो सबसे पहले जैसे कि मैंने सोचा हुआ था कि मैथ के 15 से 20 क्वेश्चन कर लूँगा, मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन तक कर लूँगा, और फिर मैं 20 क्वेश्चन पैसेज के कर लूँगा। ये सोच के मैं गया था कि जिससे कि कम से कम मैं कट ऑफ क्रॉस कर पाऊँ, खास करके 66 नंबर का। बट जब वहाँ पर मैंने मैथ के लिए पलटा, पेज को पलटता गया, एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा। सारे क्वेश्चन ऐसे A + B + C, तो इसमें ये जोड़ दो तो ये बन जाएगा, इसमें ये जोड़ दो ये बन जाएगा। सारे हिट एंड ट्रायल थे। आप जितने हिट एंड ट्रायल करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा आपका, पता चला आंसर नहीं निकला तो टाइम और भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने किसी तरह से नंबर सिस्टम के 6-7 जो क्वेश्चन आ रखे थे मैंने उसको पहले किया। उसके बाद फिर मैं रीजनिंग को देखने गया। रीजनिंग भी इस बार की रीजनिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान रीजनिंग थी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन उसको बहुत टफ बना देता है कि केवल एक इस आंसर को देने के लिए सही है, केवल 2 इस आंसर को देने के लिए सही है, और इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने की संभावना लगभग 90% होती है। ठीक, तो एक तरीके से मैथ्स और रीजनिंग मैं कहूँगा बहुत टफ था इस बार का। और पैसेज के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो पैसेज इस बार देखने में बहुत आसान लग रहे थे, क्योंकि एक तरीके से क्या था कि जैसे पूर्व अवधारणाओं के बारे में पूछा जाता था, इस बार क्वेश्चन उसके बहुत कम है। पूर्व अवधारणा वाले क्वेश्चन मुश्किल से मुझे लगा कि इस बार 3 से 4 हैं। बट इस बार जो कहते हैं ना कि एक जो क्वेश्चन हुआ होता है जिसमें 4 स्टेटमेंट लिखे होते हैं, उसमें सारे स्टेटमेंट इस बार पास के हैं। आप आसानी से किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो इस बार का मुझे लगता है कि CSET बहुत ज़्यादा टफ था। मुझे लगता है कि UPSC की जो तैयारी करेगा वो बंदा बहुत मुश्किल से इस पेपर को क्लियर कर पाएगा। इसको क्लियर करने के लिए मुझे तो लगता है कैट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, UPSC को छोड़ के तभी जाके पेपर क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, तो मुझे तो ये लगता है कि भाई पेपर बहुत टफ था। बाकी तो अभी अभिषेक बता पाएंगे कि पेपर कैसा लगा इन्हें। मेरा तो पेपर 2 का रिव्यू यही है कि हिट एंड ट्रायल 3-4 बार करके आया मैं 3-4 क्वेश्चनों में। 2 में चलो लग गया, मान के चलो। तो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन मेरे को लगा, एक क्वेश्चन आया था 37DD करके ऐसा पूछा था। उसको जब आप डिवाइड करोगे D से तो आपका नंबर आएगा ABC, और फिर वो ABC का सम कितना होगा, इस तरह का सवाल पूछा है। अब मैं वहाँ बैठे बहुत देर तक तो ये कंफ्यूज रहा कि सवाल पूछ क्या रहा है मेरे से, क्योंकि आपको उसकी लैंग्वेज को पहले समझना होता है। अगर पहले करने से पहले लैंग्वेज को समझो। सेम क्वेश्चन एक वो आया था ABCDEF, इन दोनों को सम करोगे तो 1 1 1 1 1। अब फिर वहाँ पर हिट एंड ट्रायल। अगर सीधी सी बात है, अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वांट में इसको कंसीडर करें हम, तो क्वांट में आप फॉर्मूला लगाओ, सिंपल से ख़त्म करो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत सारे पूछे गए इस बार, बट उनकी लैंग्वेज इतनी टफ बना दी गई। अब मैं ये बोलता हूँ कि अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, जैसे मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का है, अगर मेरे को दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ एक ऐसे लड़के की जो किसी एक रिमोट एरिया से आ रहा हो, तो और उसने इंग्लिश मीडियम में इतनी अच्छे से पढ़ाई ना करी हो, वो कैसे उस क्वेश्चन को समझे, क्योंकि हिंदी का गूगल ट्रांसलेट तो हम सबको पता है कितना महान आता है। UPSC में तो गूगल ट्रांसलेट ग्रेट आता है। क्लियर। बात करें रीजनिंग की, जैसे शुभम ने ऑलरेडी बात कर दी कि ऑप्शंस इतने बढ़िया बना दिए इस बार कि मैं क्या बोलूँ। स्टेटमेंट 1 कैन ड्रॉ दी कंक्लूजन, बट अदर स्टेटमेंट कैन नॉट ड्रॉ दी कंक्लूजन। बोथ स्टेटमेंट कैन ड्रॉ दी कंक्लूजन, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट ड्रॉ दी कंक्लूजन। मतलब क्या? अब इंसान पहले तो स्टेटमेंट को लेके कंक्लूजन सॉल्व करे और फिर ये देखता रहे कि दोनों से हो रहा है कि सिर्फ एक से हो रहा है। क्योंकि अब सीधा सोचो, 2 घंटे का पेपर है हमारा, सिर्फ 80 क्वेश्चन करने कायदे से, तो मैथ के 30 क्वेश्चन अगर मान के चले, पर अगर एक क्वेश्चन को करने में हमें 10 से 15 मिनट लग रहे हैं तो फिर कहाँ से पूरा हो पाएगा। मेन चीज़ ये होती है ना कि अभिषेक की जो इस बार का अगर हम पेपर देखें शुभम अभिषेक की, अगर हम नॉर्मल एक उसमें जो पेपर देख रहे हैं, अगर हम एप्टीट्यूड का उसमें मैथ्स का पेपर देख रहे हैं, तो लैंडी उसको ना उसके ऑप्शंस बना रहे हैं, ऑप्शंस के और उसके जो कंक्लूजन्स बना रहे हैं।
सपोज एक क्वेश्चन दे रहा, सीधा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जैसा बताया अभिषेक ने कि मतलब कि कोई एक नॉर्मल अगर कोई क्वांट का क्वेश्चन आ रहा है तो उसे हम फॉर्मूला लगा के या फिर कंक्लूजन वो करके हम आंसर तक आ सकते हो, वहाँ पे कर सकते हैं। बात यहाँ पे आ रही है कि मतलब कि क्वेश्चन को ही 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब पहले ऑप्शन 1 पेपर वो उसमें जो एक कंक्लूजन दे रखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, फिर कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, फिर नीचे आंसर्स में भी उन्होंने मल्टीपल स्टेटमेंट दे रही है कि स्टेटमेंट 1 इज़ दिस इतना। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक तो काफ़ी यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस यहाँ पे फेस कर रहे हैं जो एक ना काफ़ी नेगेटिव वे पे लेकर के गया है क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो डायरेक्टली सॉल्व हो रहा हो, हार्डली कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके मेरे को नहीं लगता कि सारे क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है कि जिसमें आपको हिट एंड ट्रायल से ही वो अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपका पहली बारी में अगर सही जा रहा है तो बिल्कुल अगर आप देखो ना मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर 2 क्वेश्चन मैं नंबर सिस्टम के छोड़ दूं, यूनिट डिजिट क्या होगा, और एक वो आ रखा था 0 जो 100 से जिसको डिवाइड करके कि क्या क्या आने वाला है यूनिट डिजिट। तो मुझे लगता है बस 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, जिसको सब लोग कर सकते थे। इसके अलावा मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि सारे लोग आसानी से उसको कर पाते। या तो क्वेश्चन बहुत टफ था या तो उसका ऑप्शन बहुत टफ था। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैंने लगभग 46-47 के क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं पैसेज के ही। बट मुझे पैसेज में श्योरिटी नहीं है कि मेरे पैसेज सही होंगे, और ना होती है पैसेज में श्योरिटी किसी की भी। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर फेल हो जाते हैं, बिल्कुल करीब 10 से 15 नंबर का वेरिएशन रहता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ में और यूपीएससी के आंसर कीज़ में। तो इस वजह से हम उस पर रिलाई कर ही नहीं सकते। मेरा खुद का एक्सपीरियंस जिस साल मेरा सीसेट क्लियर हुआ था, मैं सीसेट क्लियर ही बोलूँगा क्योंकि जीएस तो क्लियर हो जाता है, फिर भी मतलब एक ऑन द लाइटर नोट, जिस साल मेरा हुआ था उस साल मैंने थोड़ी सी 2 रेपुटेड कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी आंसर की से मैंने मिलाया था। एक से मेरे आ रहे थे 66 एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, एक से मेरे आ रहे थे अराउंड 64 के लगभग। और मैंने शायद उस समय शुभम से भी बात की थी क्योंकि टेंशन बहुत हो जाती है एकदम से, तो शुभम ने भी बोला था कि होप करो क्या पता 1 नंबर बढ़ जाए। फिर मैंने अगले साल जब मेरे नंबर आया, आई वाज लिटरली इन शॉक। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मेरे यहाँ से बढ़ के 88 गए हैं नंबर, और मैं ये मैं शौक था। मैं लिटरली ये सोच रहा हूँ कि ओके, या तो यूपीएससी ने कुछ अलग इंग्लिश पूछी है, क्योंकि उस साल भी ये हुआ था कि उस साल भी मेरे को लगा मैथ थोड़ी टफ आई, हालांकि उस साल इजी थी, मेरे से नहीं हो रही थी। तो मैंने इंग्लिश में, मैं जैसे शुभम ने इस बार दिमाग लगाया कि इंग्लिश करते, क्योंकि स्विच करना पड़ता है ऑन द स्पॉट, तो मैंने भी इंग्लिश करी। अब उन लोगों ने तो मेरे सारे आंसर गलत कर दिए थे, अब मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरे आंसर कौन से सही हुए। तो ये थोड़ा सा रहता है, बाकी हार्डनेस तो पता नहीं किस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, थैंक यू। और डिस्कशन का मेन मोटिव यही रहा है कि किसी को डिमोरलाइज़ करना नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा कि अगर आपका वो है, और ये वीडियो जो हमने बनाई है ये किसी को डिमोरलाइज़ करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात ये है कि अगर अब जो प्रिपरेशन करनी होगी ना, वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर के करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि टफ आ गया तो वो है, बट एक हॉलिस्टिक अप्रोच को लेकर के चलना पड़ेगा हमको। और कहीं ना कहीं अब हमें पेपर 1 के साथ पेपर 2 की स्पेशल स्टडी भी करनी पड़ेगी। अब ये पहला वाला नोशन नहीं है कि पेपर 1 कर दिया तो हो जाएगा, इक्वल टाइम देना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि जितना हम लोग जीएस में टाइम लगा रहे हैं, ठीक उतना ही इक्वल टाइम हमें अब मैथ्स को देना पड़ेगा, नहीं तो ये सीसेट कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं खुद इस दो बार का गवाह हूँ कि मैं सीसेट की वजह से रुक गया हूँ। मेरे जीएस में 2 बार में 100 से ज़्यादा नंबर हैं, जबकि कट ऑफ आप जानते हैं 87 92 गई है। पिछले साल में मेरे 107 नंबर हैं जीएस में, मैं सीसेट की वजह से रुक गया था। ठीक, तो उतना ही टाइम पर्टिकुलर देना पड़ेगा हमें सीसेट को। और ये नहीं कि हम केवल क्वांट करके चले आए हैं, हमें क्वांट के साथ साथ थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन को भी उठाने पड़ेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन इस वे में कि जिस तरीके से हिट एंड ट्रायल जो मेथड आ रहा है, इसको हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरीके के लिए अब देखने के लिए मिलेंगे। अब वो कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ उसके तरीके यूज़ जरूर होंगे, बेसिक्स है वो पढ़ना पड़ेगा, बट हमें ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाना है। हमें ज़्यादा टाइम अब हिट एंड ट्रायल करना है, ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा करना है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है, तभी जाके मुझे लगता है सीसेट क्लियर हो पाएगा। ठीक है ना, थैंक यू।